नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली की हवा फिर से जहर बन गई है। हर सर्दी का यही हाल है, हर बार हवा जहरीली हो जाती है। बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। हमारी राजधानी दुनिया की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है, उनमें शुमार है। ये एक गंभीर संकट है। ऐसे में सवाल कई हैं। आखिर कब तक दिल्ली की हवा में जहर घुलता रहेगा? क्या हमारे पास कोई समाधान है? और दुनिया के बड़े शहर इस समस्या से आखिर कैसे निपटते हैं या निपट चुके हैं? इन सभी सवालों के साथ हमारे इनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। उनका नाम है सुमित शर्मा जी, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डेप्यूटी हेड हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। देखिए, हमारी जो जनता है, बहुत सवाल हैं, क्योंकि हर बार की ये समस्या है ना। ये पहली बार तो हम देख नहीं रहे हैं कि सर्दी आई है और इस तरह के पॉल्यूशन के लेवल्स इतने स्काई रॉकेट कर गए हैं। हर बार का है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि बाकी के बड़े शहर भी तो हैं, बाकी की राजधानियाँ भी तो हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ हम बहुत कम खबरें सुनते हैं या इंडेक्सेस में उनके नाम बहुत कम देखते हैं। तो दिल्ली में ही ऐसा क्यों? क्या डिफरेंसेस है? अरुण, मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, या इससे पहले कभी कोई ऐसे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितनी भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं विभिन्न कंट्रीज़ में, चाहे आप टोक्यो बोलें, चाहे बीजिंग बोलें, चाहे आप लॉस एंजलिस बोलें, ये सभी शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ चुके हैं पास्ट में। और अगर आप 1952 का लंदन स्मॉग एपिसोड के बारे में याद करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लंदन का जो लेवल उस टाइम पर था वो मिलीग्राम्स में नापा जाता था, और इतना ज़्यादा प्रदूषण वहाँ हुआ करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने धीरे धीरे जो मानक हैं उनको इस्टेब्लिश किया, जो स्टैंडर्ड्स बनाए, उसके साथ साथ उनको प्राप्त करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, और फिर उन पॉलिसीज़ को बहुत ही सक्षमता से एनफोर्स किया, और तब जाकर धीरे धीरे वहाँ का प्रदूषण कम हुआ। और आज आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी पोल्यूटेंट्स को देखते हुए वहाँ पर प्रदूषण की जो समस्या है काफ़ी हद तक वहाँ निजात पा ली गई है। बट अभी भी कुछ प्रदूषक हैं जो उन शहरों में भी अभी भी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे मेजर्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं उनको और सुदृढ़ता से हमारे को लागू करना होगा, एनफोर्स करना होगा। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमें जो वायु गुणवत्ता है दिल्ली की वो अच्छी कैटेगरी में दिखाई देगी। बिल्कुल। आपने बहुत सारे शहरों की बात की, सिटीज़ की बात की, कैपिटल सिटीज़ की बात की। मैं बीजिंग का एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज जो दिल्ली के प्रदूषण का स्तर है, 10 साल पहले वो बीजिंग में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ऐसे रिग्रेस रिफॉर्म्स लिए, स्टेप्स लिए, जिसके बाद से वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत कम हो गया है। बहुत प्रदूषित शहर था, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। तो ऐसे कौन से कदम हैं जो भारत भी उठा सकता है अपने शहरों के लिए? क्योंकि देखिए, बीजिंग का कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीन भी भारत पड़ोसी है एक तो, और ऊपर से एक इमर्जिंग इकोनॉमी है भारत की तरह। भारत का कंपैरिजन वहाँ से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या सीख ले सकते हैं हम वहाँ से? नहीं अरुण, बहुत ही अच्छा सवाल है। और दो तीन चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा जो कि उन्होंने अच्छी की हैं और जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं करना, बट उसको और अच्छे तरीके से हमें भारत के शहरों में करना होगा। तो पहली चीज़ है एयरशेड प्लानिंग। एयरशेड प्लानिंग हमें ये कहती है कि हमें सिर्फ शहर की सीमाओं तक ही अपने जो एनफोर्समेंट है उसको लागू नहीं करना है। उससे बहुत बड़े रीजन जहाँ से सारा प्रदूषण आपके शहर की तरफ आ रहा है, उस पूरे रीजन को हमारे को कंट्रोल करना होगा। इसको हम रीजनल स्केल कंट्रोल भी कहते हैं। तो जैसा बीजिंग में हुआ, उन्होंने ना सिर्फ बीजिंग बट बीजिंग के अराउंड एक बहुत बड़े रीजन को कंट्रोल किया, जहां पर जितने भी सोर्सेस थे प्रदूषण के उनको धीरे धीरे सेक्टोरल पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये तो एक पहला स्टेप था।
उसके साथ उन्होंने जो मॉनिटरिंग थी उस पूरे सिस्टम को बहुत ही सशक्त कर दिया। और ना सिर्फ बीजिंग बट उसके अराउंड जितना भी रीजन था वहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की संख्या बढ़ाई और अच्छे मॉनिटर्स लगाए, जिससे कि लगातार बेसिस पर वो ये नाप सके कि प्रदूषण कितना चल रहा है, और अगर कोई प्रोग्रेस हुई है तो उसको वो मेजर रेगुलरली कर पाए। इसके साथ साथ जो सेक्टोरल पॉलिसीज़ थी, यूरो 6 इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स पे गए, जो व्हीकल्स हैं आपकी उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाया, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी तरफ वो गए। उन्होंने पेरिफेरल रोड्स बनाई कंजेशन कम करने के लिए अपनी सिटी में, उसको चारों तरफ रोड्स बनाई, जैसा दिल्ली में भी अभी हुआ है, जो ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी रोड बने हैं। तो उससे भी बहुत निजात मिलती है। जो ट्रैफिक आपके शहर में आना ही नहीं चाहिए वो डाइवर्ट होकर बाहर से बाहर निकल जाता है और प्रदूषण से उसमें कुछ हद तक निजात मिलती है। और उसके अलावा जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया वो था इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है इंडिया में भी और चाइना में भी। और उन्होंने एक तो शहर से बाहर इंडस्ट्रीज़ को लेकर गए, शहर में इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं उनको कंट्रोल किया। और उसके अलावा उन्होंने कन्वर्जन किया उनको कोल से क्लीनर फ्यूल्स की तरफ, चाहे वो नेचुरल गैस हो, और या फिर अगर अगर आपको उस तरीके के फ्यूल यूज़ करने हैं तो एक बहुत ही सशक्त जो टेल पाइप कंट्रोल डिवाइस है उसको उन्होंने वहाँ मैंडेट किया। और जो टेक्नोलॉजी होती है इंडस्ट्रीज़ की, जो बॉयलर्स होते हैं उनके अपग्रेडेशन के निर्देश दिए। जो जो बॉयलर पहले हाई एमिशन कैटेगरी में आते थे उनको धीरे धीरे लो एमिशन कैटेगरी की तरफ लेकर गए। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा PM10 और PM2.5 है, ये दो ब्रॉड फ्रैक्शन से मिलकर बना है। एक है प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर और एक है सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। तो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्ट सोर्स से निकलता है और हमारे को एक्सपोज करता है, और जो सेकेंडरी है वो जो गैसेस निकलती हैं उससे फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस के थ्रू। तो इन सिटीज़ ने ना सिर्फ प्राइमरी जो पार्टिकल्स हैं उन पे कंट्रोल किया, बल्कि सेकेंडरी जो हैं पार्टिकुलेट्स जो फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में उन पर भी कंट्रोल किया। और उसके लिए जो गैसेस हैं, जो SO2 है, जो नॉक्स है, जो बेसिकली ये सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स एटमॉस्फेयर में बनाती हैं, उनके कंट्रोल के लिए भी मानक लेकर आए और टेक्नोलॉजीज़ को मैंडेट किए। जी, इसमें जो आपने भी बात की कि बीजिंग ने एक प्लान फॉलो किया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि आइडेंटिफाई करना कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, कैसे प्रदूषण कैसे फैल रहा है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ तो पता है, मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकर्स में ये कन्फ्यूजन है कि नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उनमें ज़रूर ये कन्फ्यूजन है कि मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है क्या असल में। क्या वो जियोग्राफिकल कारण है, या स्टबल बर्निंग जो पंजाब हरियाणा में हो रही है, या लोकल जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो है। आखिर कारण क्या बन रहा है इस जहरीली हवा का? आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आप दर्शकों को अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसको हम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी बोलते हैं। और दिल्ली के लिए कई सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज़ की गई हैं। और उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो लगभग एक चौथाई दिल्ली की जो PM2.5 की समस्या है उसमें है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा ये सिर्फ दिल्ली की इंडस्ट्री नहीं है, दिल्ली के जो अपस्ट्रीम रीजन है, जो NCR है और NCR के भी बियॉन्ड जो रीजन है, उन सब में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा प्रदूषण को बाहर से शहर की तरफ लाती है, और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट 20-25% दिल्ली की हवा में हमें देखने को मिलता है। पावर प्लांट्स, दिल्ली में कई पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं या गैस के ऊपर ले जाए गए हैं, परंतु जो हमारा NCR है वहाँ पर अभी भी कई पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल यूज़ करते हैं, और उनसे जो प्रदूषक निकलते हैं वो जब हवा दिल्ली की तरफ चलती है तो दिल्ली के जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेजिडेंशियल बायोमास बर्निंग, अब दिल्ली में अधिकतर लोग LPG पर आ गए हैं। NCR में भी उज्ज्वला योजना के बाद काफ़ी लोग LPG पे शिफ्ट हो चुके हैं, बट अभी भी काफ़ी लोग बायोमास बर्निंग, लकड़ी जलाना, कावडंग, उपले जलाना, उस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो खाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए सर्दियों के दिनों में। और जो प्रदूषण को बढ़ाता है खासकर विंटर्स में, जब हमें ये देखने को मिलता है।
इसके अलावा कुछ सोर्सेज हैं जो छोटे तौर पर, बट जब हम उनको ऐड करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट तौर पर प्रदूषण को अफेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रोड डस्ट, अगर आपकी रोड्स साफ नहीं होंगी तो जब गाड़ियां उसके ऊपर चलेंगी तो धूल जो है हवा में सम्मिलित हो जाती है, और उसका भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन खासकर PM10 में हमें दिखाई देता है, और PM2.5 में भी उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। जो वेस्ट बर्निंग है ये एक मेजर समस्या है। आइडियली ये समस्या होनी ही नहीं चाहिए अगर हमारा वेस्ट प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, बट क्योंकि कई जगह पर वेस्ट हमारा प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है तो लोग खुले में उसको जलाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो सोर्सेज हुए जो पूरे साल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ सीजनल सोर्सेज भी इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि उसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग एक प्रमुख सोर्स है, और हम सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के सीज़न में जब पराली जलाई जाती है उसका एक कंट्रीब्यूशन दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में आता है, और एक स्पाइक हमारे को दिखाई देता है इस सीज़न में। और वो जो ऑलरेडी सालाना सोर्सेज हैं उसमें एड ऑन सोर्स की तरह काम करता है, और हवा जो ऑलरेडी प्रदूषित है उसको और प्रदूषित कर देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना कि क्या ये सिर्फ एक गवर्नेंस का इशू है, या फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि देखिए आपने जो पूरे साल में जो प्रदूषण के कारण है, पूरा साल जो प्रदूषण का कारण बनते हैं वो आपने बताया, लेकिन आपने जो सीजनल कारण बताए, चाहे वो स्टेबल बर्निंग हो या आसपास के रीजन्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी नहीं है या एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है और कैसे देखिए, इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत ही वाजिब आपका सवाल है, और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि विश्व में टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्होंने वायु गुणवत्ता के जो मानक हैं उनको प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया है जिसकी वजह से उस तरीके की वायु गुणवत्ता उन्हें मिली है। तो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इंडिया में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है जिससे कि कुछ हद तक हमने प्रदूषण पर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट अभी उन टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है, उनका एनफोर्समेंट, उनका पेनिट्रेशन सेक्टर्स में बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ वैश्विक टेक्नोलॉजीज़, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को अब आगे आना चाहिए, इंडस्ट्री को इस सेक्टर में कदम लेना चाहिए, और ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बल्कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को बनाना चाहिए, और ताकि जो जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो मोर इफ़ेक्टिव कस्टमाइज टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडियन कंडीशंस के लिए वो बने, और इस पर लगाम लग सके। एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि ये जो हमारा PUC सिस्टम है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सिस्टम व्हीकल्स का, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अभी भी हम पुराने जो पोल्यूटेंट हैं उनको ही नाप रहे हैं, और शायद सही से नाप भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो व्हीकलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। तो इस PUC सिस्टम में हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जाए ताकि जो गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही हैं नई और पुरानी, उनकी रेगुलर सही तरीके से जांच हो सके, और अगर उसमें उसमें कुछ कमी है तो उसको मेंटेनेंस के थ्रू हम इसको जो प्रदूषण गाड़ियों से आता है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए हमारे को इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस सिस्टम को पूरी तरीके से रिवैम्प करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, और नई टेक्नोलॉजीज़ को लाकर उसे कंट्रोल करना होगा। एक और एग्जांपल है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग का। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए आप पराली से गैस बनाना चाहते हैं, आप तेल बनाना चाहते हैं, आप उसको पावर प्लांट में यूज़ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहते हैं, इन सिटू मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या एग्जिस्ट नहीं करता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, कि वो जो पराली जिसको लेकर किसान बैठा हुआ है उसको वहाँ से कलेक्ट करना और ऐसी जगह पहुँचाना जहाँ उसका सही यूज़ हो पाए, सही तरीके से उसका कंजम्पशन हो पाए, ताकि जो प्रदूषण है वो खेतों में ना हो, और उसको अगर जलाना है तो ऐसी जगह जलाया जाए जहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल के सही इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो वो एक कई जगह पर टेक्नोलॉजी है पर बिजनेस मॉडल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है एफर्ट में। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं जिनको अभी रिजॉल्व करने की हमें ज़रूरत है।
बिल्कुल, इसके साथ ये भी एक बहुत वाजिब सवाल बन जाता है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ये जो पॉल्यूशन है सिर्फ सर्दियों का मुद्दा है, खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की रीजन की बात करूं तो ये सोच हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, और पब्लिक मैसेजिंग कैसे बदलनी चाहिए ताकि कुछ सुधार हम ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि हम सभी यही सोचते हैं, क्योंकि शायद हम अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब प्रदूषण हमें दिख रहा है तभी वो ज़्यादा है। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ह्यूमन हेयर से भी छोटे, शायद 6-7 गुना छोटे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। बट विंटर्स में मेट्रोलॉजी की वजह से जब इन्वर्जन होता है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है और एकदम से हमें दिखाई देने लग जाता है, तो हमें लगता है सिर्फ विंटर्स ही ऐसा सीज़न है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, परंतु ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप जो रेनी सीज़न है उसको अगर हम हटा दें, समर्स में भी हमारे को, स्प्रिंग में भी हमारे को जो प्रदूषण का लेवल है हमारे मानकों से ज़्यादा मिलता है। और जब जब विंटर्स में वो 3-4 गुना हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बट ये नहीं है कि समर्स में हमारे को गुणवत्ता बहुत अच्छी है और उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमें हमें काम ईयर राउंड करना चाहिए, ना सिर्फ विंटर्स में। हम जनरली जागते हैं और विंटर्स में प्रदूषण की जी। समस्या की निजात पाने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम काम समर्स में ही स्टार्ट कर देंगे और लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म मेजर्स पे काम करेंगे रादर देन इमीडिएट सॉल्यूशंस पर, तो हमें ज़्यादा इसमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ना कि हमने देखा कि पहले तो एक तो लोगों की मेंटालिटी कि जब तक न्यूज़ में ना आ जाए, दिवाली का सीज़न आ गया तो ऐसे खबरें भी आने लगती हैं, फिर लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जब तक देखने को ना मिले, जब तक देखा नहीं तब तक यकीन नहीं किया। लेकिन जब पॉलिसी लागू करने की बात आती है, जो इमरजेंसी कदम उठाए जाते हैं सरकार की ओर से, ग्रैब की बात कर लें, वो भी इन्हीं दिनों में उठाए जाते हैं। तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का कुछ स्थायी सिस्टम किस तरह से हम बैठा सकते हैं ताकि इमरजेंसी ये जो मेजर्स हैं ना लें हम, ईयर लॉन्ग एक सिस्टम हो, किस तरह से वो सेटअप किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है अरुण जी। जो ग्रैप है वो एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है कि जब प्रदूषण बढ़ा तो आपने कुछ कुछ मेजर्स लगाए और प्रदूषण कम हुआ तो आपने उन मेजर्स को हटा लिया। तो ये तो एक डैमेज कंट्रोल काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, ये परंतु लास्ट रिजॉर्ट हम मान सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल रिजॉर्ट होना चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले ही हमें लॉन्गर मीडियम टर्म मेजर्स लेने होंगे। और हम सेक्टोरल बात कर सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब हम जानते हैं कि यूरो 6 टेक्नोलॉजी 2020 ऑनवर्ड्स इंडिया में आ चुकी है। तो हमारे को जल्दी से जल्दी इस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। हमारे जो पुराने व्हीकलर फ्लीट है जो अभी भी सड़कों पे चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी या तो हम रेट्रोफिट करें नई टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर हम फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं कि हम जो जो पुराने व्हीकल्स की स्क्रैप वैल्यू है या जो भी उसकी वैल्यू है उसको देकर हम नए व्हीकलर फ्लीट की तरफ उनको मूव कराएं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो पीयूसी चेक्स हमारे हैं, उस सिस्टम को हमारे को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो इम्प्रूव होगा तो पुरानी गाड़ियाँ जो सड़कों पे दौड़ रही हैं उस पर, उसके प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़, आई थिंक हमारे को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ उनके टेल पाइप कंट्रोल्स पे भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स, इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स है SO2 और इस तरीके की गैसियस पोल्यूटेंट्स का। तो ना सिर्फ प्राइमरी पार्टिकुलेट कंट्रोल बल्कि गैसियस एमिशंस जो इंडस्ट्री से आते हैं उन पर हमें कंट्रोल करना होगा। रेजिडेंशियल सेक्टर, उज्ज्वला एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और उसमें हमने LPG पेनिट्रेशन बहुत ही तेज़ी से पूरे देश में बढ़ाया है। उसको लगातार बढ़ाना होगा जब तक कि लगभग सभी घर हमारे जो बायोमास बेस्ड कुकिंग से मुक्त नहीं हो जाते, LPG पर शिफ्ट नहीं हो पाते या इलेक्ट्रिक कुकिंग पे नहीं चले जाते, तब तक हमारे को इस पर काम करते रहना होगा। कंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लोकल एरिया में बहुत ही प्रदूषण कर देता है अगर सही से इसको नहीं किया जाए। तो जो कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसका इन्फोर्समेंट अभी इशू है और उसके इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म को हमारे को सुदृढ़ करना होगा। स्टैंडर्ड सही बनाने होंगे ताकि कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी कर रहा है तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे और उस तरीके का प्रदूषण वहाँ ना करे। बिल्कुल। रिफ्यूज़ बर्निंग के बारे में एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी समस्या है जो इस सेक्टर को अफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर हम वेस्ट अपना सही से मैनेज करेंगे, वेस्ट को पहले तो कम ही करना होगा। हम इतना वेस्ट जनरेट ही क्यों करें? क्या हम उसे कम कर सकते हैं? क्या हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं? क्या हम रीयूजेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? और अगर वो जनरेट हो गया है तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी हम उसमें लेकर आएंगे तो हमारा वेस्ट कम जनरेट होगा और उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो पाएगी। तो इस तरीके के जो लॉन्गर टर्म मेजर्स हैं, जो सिस्टमिक मेजर्स हैं, वो हमें लगाने होंगे। एग्रीकल्चरल बर्निंग, जब तक कि बिजनेस मॉडल्स को हम इस्टेब्लिश नहीं कर देते फार्मर्स और इंडस्ट्री के बीच में, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और हमारे को उन 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 मॉडल्स को सपोर्ट करना होगा, हैंड होल्ड करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा और एक कॉन्फिडेंस लाना होगा फार्मर के दिमाग में और एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में कि ये एक वेस्ट नहीं है, इट्स ए रिसोर्स, इट कैन बी यूज्ड एज ए रिसोर्स। और इससे हम प्रदूषण की समस्या तो निजात पाएंगे ही, साथ में जो हमारा एनर्जी एक्सेस की बात है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने लॉन्ग टर्म जो प्लान की बात की उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन को फिक्स करने की बात की, फिर वो एनर्जी सिस्टम ओवरऑल की बात तो उसकी की। लेकिन अगर मैं बीजिंग स्टाइल एक्शन प्लान की तरफ फिर से आऊँ तो, क्योंकि देखिए बहुत ही कम सालों में अपने जो पॉल्यूशन को 1/3 कर देना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अगर दिल्ली या देश के दूसरे शहर उससे सीख ले सकें तो उसमें एक रीजनल कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो आसपास का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, इवन यूपी, ये जो एक रीजनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और इसी पर्पस के लिए जो हमारा कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर बनाया गया है, उसका मेन पर्पस ही यही है कि हम रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दें। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस पूरे रीजन में जितने भी सोर्सेज ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे रीजन को जो अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर लगाम लगाएं, उनके स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने में मदद करें। और मैं बार बार यही कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही प्रदूषण से प्रभावित नहीं हैं, उसके आसपास जो एनसीआर है, उसके आसपास जो और इतने सारे शहर हैं, इवन ग्रामीण इलाके हमारे प्रदूषण से प्रभावित हैं। और इन सभी को प्रदूषण से निजात दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रदूषण है वो किसी में फ़र्क नहीं करता, आप हैं, मैं हैं, कोई भी है, उन सभी को उसी तरीके से अफेक्ट करता है जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी टॉक्सिसिटी है। तो हमें सभी भारत के नागरिकों को एक ही तरह समझकर उन सब की सुरक्षा के लिए इसमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें आपने भारत के नागरिकों की बात की, जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ख़ास तौर पर अगर एक स्टबल बर्निंग की ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए सरकार अपनी तरफ से नियम बना सकती है, सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे सकती है, लेकिन एंड में वो जनता पे ही आता है कि वो कितना भागीदार हो रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिटीज़न, इंडिया के सिटीज़न या फिर जो देश के जितनी जनता है वो क्लीन एयर एज अ राइट डिमांड करे। पुअर AQI जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हम डिमांड कर सकते हैं क्लीन एयर को, और इलेक्शंस जब आते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे हमें साफ़ पानी चाहिए उसी तरीके से साफ़ हवा भी चाहिए। बिल्कुल। हम एक गिलास गंदा पानी कभी नहीं पिएंगे, बट रोज़ लगातार हम जो प्रदूषित हवा है उसमें सांस लेने को तैयार हैं। तो हमारे को क्लीन एयर को डिमांड करना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है या कोई और एजेंसीज ले रही है उसको उसको सपोर्ट करें। और हमारा जो अपना कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो वेस्ट के थ्रू है, चाहे गाड़ियाँ चलाने के थ्रू है, या कोई भी एनर्जी कंजम्पशन है, कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रदूषण को, उसको हम कम करें। और उसमें उसमें एक थ्योरी है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की थ्योरी, जिसमें ना सिर्फ हम लोगों को अवेयर करते हैं बल्कि हम उनको उस स्टेज तक ले जाते हैं कि वो एक्शंस लेने को तैयार हो जाएं और एक्शंस लें। और उसी तरीके के जो नजेस हैं हमें डेवलप करने होंगे। हमारा जो मिशन लाइफ है वो पूरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स की बात करता है, कि भाई लोगों के बिहेवियर में चेंज होना चाहिए ताकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण में वो कम हो। और उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड साइंटिफिक नजेस हमें बनाने होंगे कि कैसे वो बिहेवियर चेंज होगा, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से बिहेवियरल चेंज नहीं हो रहा है,
और कैसे हम अगले एक आध साल में उस तरफ जा पाएँ जहाँ लोग पूरा अपना पार्टिसिपेशन दें और गवर्नमेंट लोग और एनजीओ, साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री सब मिलकर इस समस्या से निजात पाएँ। बिल्कुल सबको मिलकर काम करना होगा, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ आप सरकार पर नहीं डाल सकते। एज अ सिटीज़न हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तरफ से जो कुछ हो वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें हमारी जनता के लिए तो वो आप कर सकते हैं। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को पॉलिसी मेकर्स के पास पहुँचाएं, जनता के पास पहुँचाएं, ताकि वो समझ सकें कि किस किस सोर्स से कितना प्रदूषण आ रहा है और उस हिसाब से अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम कर पाएँ। और यही मेरी सबसे अपील है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ एक किसी के करने से सॉल्व नहीं होगी। हम सबको अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कम करना होगा और उस तरीके की पॉलिसीज़ और उनका इन्फोर्समेंट हमें लाना होगा ताकि ये प्रदूषण की समस्या से हम निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत में जुड़ने के लिए।